अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो कहानी मैंने आपको सुनानी है वो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि उस एक बेवफा लड़की ने मेरे पूरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। वो घर जहां हरदम खुशी का राज था, अब वहां पर सिर्फ वीरानी बसती थी। आजकल के इस दौर में भी हमारे घरानों में रिश्तों की खूब पहचान थी। वालिद, ताया, चचा सभी इकट्ठे एक हवेली नुमा घर में रहते थे। बुनियादी तौर पर तो हम भी उस घर को अपना घर समझते थे जो गांव में था। तालीम हासिल करने हम शहर आ गए थे। शहर में भी हमारा अपना बड़ा सा मकान था, लेकिन गांव हमारे लिए जन्नत से कम नहीं था। हम सब कज़न उन दिनों शहर वाले घर में थे कि सभी ज़ेरे तालीम थे। ताहम जो ही कोई छुट्टी आती हम फौरन गांव पहुंच जाते। हमारे इर्द गिर्द रिश्तों में मोहब्बत की खुशबू जन्मदिन से रची बसी हुई थी। मेरा भाई आज़म और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों हम शक्ल जुड़वा बहन भाई थे। तभी हमें दोस्ती का रिश्ता था। ना तो आज़म मुझसे कोई बात छुपाता था और ना मैं उसे अपना कोई राज मख्फी रख सकती थी। जुड़वा होने के बायस हम में बहुत सी आदतें मुश्तरक थीं। मेरा एक छोटा भाई आसिम था। वो हमसे 6 बरस छोटा था। मेरी आज़म से खूब बनती थी। अगर इख्तलाफ था तो इस बात पर कि वो खामोश तिबा था, मैं शौक तिबा और बातूनी थी। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी उसे बावकार बनाती थी। वो मुझसे बड़ा लगता था, इसके बावजूद उसकी सूरत पर मासूमियत बरसती थी। हमारी कभी लड़ाई हो जाती तब वो मुझसे बातचीत बंद कर देता। उसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि जब तक मैं उसकी मिन्नत समाजत न करती, उसको ना मनाती, वो खुद मुझसे बात करता। जिंदगी के सहल और खुशियों भरे रास्ते पर भागते दौड़ते हम कॉलेज तक आ पहुंचे। हमारे इम्तिहान नज़दीक होते तो हम एक साथ पढ़ते और इम्तिहान की तैयारी करते। हम खूब मेहनत से दिल लगाकर पढ़ते थे, लेकिन इस बार ना जाने आज़म को क्या हो गया कि वो इम्तिहान के दिनों में गुमसुम रहने लगा। सभी ये समझ रहे थे कि उसको पर्चों की फिक्र है, लेकिन मैं जानती थी कि बात ये नहीं है। बात कोई और थी जो उसे तंग कर रही थी। इम्तिहान ख़त्म हुए तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है आज़म, तुम आजकल किस मसले में उलझे हुए हो? उसने कोई बात नहीं कहकर मुझे टाल दिया। चंद दिनों के अंदर अंदर उसकी सेहत गिरने लगी। अब तो सभी घर वालों ने महसूस कर लिया कि आज़म की सेहत को कोई घुन लग गया है। हर कोई उसके बारे परेशान था। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता, किसी से बात करता और ना खाना रग़बत से खाता। इम्तिहान ख़त्म हुए तो गांव जाने का प्रोग्राम बन गया। हम भी सबके साथ गांव चले गए। वहां हवेली में हमारे जाने से मेले का सा समा हो गया। गांव में भी कोई मेला था। दोस्त रिश्तेदार आए हुए थे। खूब रौनक थी। मैं खुश थी कि यहाँ आकर आज़म की तबीयत संभल गई थी। वो आते ही घर से गायब हो गया। काफ़ी देर बाद लौटा तो हशाश बशाश नज़र आ रहा था। बात बेबात हंस रहा था। अम्मी और मैंने ये तब्दीली ख़ास तौर पर महसूस की। उसके चेहरे पर सेहत और मुस्कुराहट के रूप में ज़िंदगी लौट आई थी। मुझको हैरत थी और खुशी भी कि चलो किसी सूरत तो वो ठीक हो गया। गांव में छुट्टियां गुजार कर हम शहर वापस आ गए। यहां आकर एक बार फिर आज़म उस नामालूम उदासी और पुरअसरार परेशानी का शिकार हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे भाई के साथ कोई ना कोई संजीदा मामला ज़रूर है। जब पूछती टाल देता। तब एक दिन बेबसी से उसके सामने रो पड़ी। मेरा रोना वो सह ना सका। कहने लगा, रोने की क्या बात है, ये मेरा पर्सनल मामला था। तुम इतनी परेशान हो तो बताए देता हूँ। एक लड़की मुझे पसंद है, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हम ताया चचा वाले रिश्तों के जाल में इस मजबूती से गुंधे हुए हैं कि बाहर से शादी नहीं कर सकते। जानती हो ना कि किसी बाहर की लड़की से मेरी शादी होना कितनी महाल बात है। बस इस बात से परेशान रहता हूँ। सोचता रहता हूँ कि क्यों कर चचा की लड़की से शादी के लिए इनकार करके सबा से शादी कर पाऊंगा। इस मामले पर अब्बा, ताया, चचा सभी एक होकर मेरी गर्दन पकड़कर बैठ जाएंगे। बात तो भाई की ठीक थी, फिर भी मैंने उसकी दिलजोई की और कहा, बस इतनी सी बात, तुम फिक्र ना करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। तालीम मुकम्मल कर लो। वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से ही करवा कर दम लूंगी। अच्छा बताओ कि वो लड़की है कौन? आज़म को मेरे इस तरह कहने से ढारस मिली। उसने कहा, अच्छा फिर ये किस्सा सुनो। एक दिन मैं गांव गया तो बाहर घूमते हुए मुझे एक लड़की मिली। बस उसको देखता रह गया। वो शहरी और देहाती हुस्न का हसीन इम्तजाज थी। वो मेरे सामने से गुजर कर चली गई। घर आया तो उसके ख्यालों में खो गया।
शाम को बाग की तरफ गया, देखा कि वो गन्ने तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे टूट नहीं पा रहे। तब पास जाकर पूछा, क्या मैं तोड़ दूं? उसने हाँ कहा और ना। मैंने अज खुद 2-4 तोड़कर उसको दिए तो शर्माकर भाग गई। मैंने चचाजाद भाई से पूछा। उसने बताया कि मेरी खाला की बेटी है, शहर में रहती है, आजकल छुट्टियां गुजारने घर आई हुई है। वहां ये कॉलेज में पढ़ती है, चंद रोज बाद वापस चली जाएगी। आजम का उसके बाद कई बार सबा से आमना सामना हुआ, लेकिन वो हर बार उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती थी। इस रवैये के सबब आजम को यकीन हो गया कि सबा उसको पसंद नहीं करती। उसका एतमाद मुतजलजल हो गया, उसके अंदर शिकस्त और रिख्त शुरू हो गई। वो फिर से उदास और परेशान रहने लगा। जब कोई उसकी परेशानी की वजह पूछता, वो उसको कुछ न बता पाता था। उसके मर्ज का हल अब किसी के पास नहीं था और मैं दुआ करती थी कि खुदा एक बार उस लड़की को हमसे मिला दे ताकि मैं अपने भाई के मसले को हल करने की कोशिश करूं। उन दिनों हम शहर में थे, सबा भी शहर में थी, मगर हमारी मुलाकात मुमकिन ना थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो गांव जा रही है। उन्हीं दिनों हम भी गांव जा रहे थे। मैं खुश हो गई कि चलो वहां उस लड़की से मुलाकात की कोई सबील निकाल लूंगी। गांव पहुंचे, जाते ही आजम खेतों की तरफ निकल गया। इत्तफाक के वहां उसको सबा मिल गई। वो जल्दी से उसकी तरफ गया ताकि उस मौके को हाथ से गंवाए बगैर उसे दिल की बात से आगाह कर दे। आजम को अपनी तरफ आते देखकर वो ठहर गई। भाई ने बिला झिझक उससे कहा, सबा, अगर तुम मुझको पसंद करती हो तो बता दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर नहीं तो भी कह दो ताकि मैं खुद को समझाकर ये ख्याल छोड़ दूँ। लड़की ने जवाब दिया, जो आपके जज्बात हैं समझ ले वही मेरे भी है। ये बात कहने के बाद उसके हया ने उसे वहां रुकने ना दिया और वो फौरन वहां से चली गई। आजम के लिए तो उसका इतना जवाब ही काफी था। वो इतना खुश घर लौटा जैसे उसको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो, जिसकी जुदाई उसको घुन की तरह खा रही थी। उसके इकरार ने मेरे भाई के मुर्दा तन में फिर से रूह फूंक दी थी। ताहम जो फिक्र उसको सता रही थी वो बदस्तूर मौजूद थी, बल्कि अब पहले से ज्यादा हो गई थी कि यह रिश्ता नहीं होने दिया जाएगा। चाचा कब चाहेंगे कि उनकी लड़की का रिश्ता रद्द करके उनकी साली की लड़की से रिश्ता किया जाए, जबकि उनके ताल्लुकात अपने ससुराल वालों से भी अच्छे ना थे। चाचा ने कई बार अपनी बीवी की बहन यानी सबा की अम्मी की आहानत की थी, भला वो दूसरी बार क्योंकर हमारे खानदान में लड़की देना पसंद करेंगे। इसी तरह के ख्यालात हर दम मेरे भाई को तड़पाते रहते थे, जबकि मैं दिलासा देती कि आजम ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। और चची भी अपनी भांजी को चाहती है। अगर सबा की पसंद तुमसे हुई तो वो मुखालफत ना करेंगी, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। वो अपनी बेटी यूं भी अपने भाई के बेटे से ब्याहना चाह रही है। आजम मेरी बातों को सुनकर चुप हो जाता। तब मैं सोचती कि मोहब्बत भी क्या जज्बा है जो बसेरे के लिए कोई मकाम भी नहीं देखता। मेरी और आजम की रोज इस मौजू पर बात होती, वो उसके जिक्र पर मसरूर हो जाता। भाई को खुश देखकर मेरे दिल से भी दुआ निकलती, खुदा उन दोनों को शादी के बंधन में बांध दे और फिर कभी जुदा ना करे। अब सबा और आजम की अक्सर फोन पर बात होती। कभी कभी मैं भी सबा से बात कर लेती थी। मैं उसको अपने भाई के पुरखुलूस जज्बात के बारे में बताती तो वो कहती, यकीन नहीं आता आजकल के दौर में भला कौन किसी से इतनी मोहब्बत करता है। अब इस जज्बे में इतनी सच्चाई मुमकिन नहीं जितनी तुम बहन भाई साबित करने की कोशिश करते हो। जरा सा बुजुर्गों का दबाव पड़ेगा तो सारी मोहब्बत हवा हो जाएगी। मुझको सबा के ऐसे जवाब से दुख पहुंचता। इसी किस्म की बातें वो आजम से भी करती थी। तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। वो तो उसको पूरे खुलूस से अपनाना चाहता था। अब मुस्तकबिल में क्या होना था इस बारे तो कोई भी नहीं जानता था। आजम मगर इस बात से तो अजहद दुखी था कि सबा उसके खुलूस पर शक करती थी। इसी बात पर एक दफा दोनों में लड़ाई हो गई। उन्हीं दिनों अम्मी बीमार हो गईं। हम उनकी परेशानी में पड़ गए। आजम और मैंने कुछ दिन सबा से बात ना की, जिस पर उसकी खफगी शदीद नाराजी और शक में बदल गई। जब आजम ने उससे बात करना चाही, उसने गुफ्तो शुनीद के तमाम हीले ही तमाम कर दिए। अब आजम फिर से परेशान रहने लगा। मैं सबा के पास गई, मिन्नत समाजत करके उसकी गलत फहमी दूर की और उनकी आजम से सुलह कराई। तब मेरा भाई खुश हो गया। अम्मी की बीमारी का सुनकर सबा की वालिदा उसको लेकर हमारे घर अयादत को आई। उस रोज आजम और सबा से खूब बातें की। आजम फिर से सबा पर एतबार करने लगा कि ये धोखा ना देगी।
2-3 साल मेरा इंतज़ार करेगी जब तक मैं तालीम मुकम्मल ना कर लूँ। मगर सबा शायद मेरे भाई से दिल लगी कर रही थी कि उसको आज़म की मोहब्बत का एतबार ना था। उसने मेरे भाई को मजबूर किया कि वो उन्हीं दिनों अपने वालिदैन को राज़ी करे और मंगनी की रस्म करवा ले। अभी मुनासिब मौका ना था। पहले हमने अपनी चची को एतमाद में लेना था। वो हमसे बहुत मोहब्बत करती थीं। वो ज़रूर हमारी बात सुन लेती, लेकिन सबा के मजबूर करने से हमने पहले अपने वालिद से बात की। वालिद तो भड़क उठे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ आज़म का निकाह हमारी चचा ज़ाद से करने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि वो हमसे 7 साल बड़ी थी। वो मेरे भाई की जोड़ की ना थी। बेशक वो अच्छी लड़की थी, आज़म भी उसकी इज्जत करता था, लेकिन वो उसको सबा की जगह नहीं दे सकता था। जब निकाह की तारीख रख दी गई तो आज़म की हालत गैर हो गई। कहने लगा, मैं ना कहता था कि ये रिश्ता नहीं हो सकेगा। यही गम तो मुझे अंदर अंदर खाता रहा था। खुदा की करनी उन्हीं दिनों दादी जान का इंतकाल हो गया और निकाह मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान सबा का रिश्ता किसी अच्छी जगह से आ गया। आज़म की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने बदन से रूह खींच ली हो। उसने वालिद से जाकर शादी से इनकार कर दिया। वो सख्त खफा हुए, मगर भाई अपने मौक़िफ़ पर डट गया कि मैं खुद से 7 साल बड़ी से शादी नहीं करूँगा। इसके बाद वो सबा से मिला, कहा कि मैंने शादी से इनकार कर दिया है, वालिद की नाराज़ी मोल ले ली है, तो अब तुम भी इनकार कर दो। उसने तावन करने की बजाय भाई से कहा कि जहाँ मेरे वालिदैन चाहेंगे वहाँ शादी करूँगी। उसके रवैये से आज़म ने अपनी बेइज्जती महसूस की। उधर वालिद, ताया, चचा सभी ने मेरे भाई का जीना हराम कर डाला। वो तन्हा उन सब की बदसलूकी और गुस्से का मुकाबला ना कर सकता था और उसको तसल्ली देने वाला मेरे सिवा कोई ना था। अलबत्ता वाहिद चची जान थी जो ये चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी आज़म से ना हो पाए ताकि वो बेटी को अपने भतीजे की दुल्हन बना सके। मुझको लगा कि शुरू दिन से सबा मेरे भाई के साथ मुखलिस न थी या फिर आज़म के हालात को ना समझ सकी जो उसकी खातिर पूरे ख़ानदान में बुरा बन गया था। वो आज़म के जज्बों पर ही शक करती रही, कहती कि तुम भी दूसरे सब लड़कों की तरह बेवफा हो, जबकि मेरे भाई बेचारे ने बेवफाई कब की थी। वो तो उसकी खातिर ख़ानदान भर से लड़ भिड़ रहा था और वो मसर थी कि तुम मोहब्बत का ड्रामा कर रहे थे। ख़ानदानी रुकावट तो बस एक बहाना है। उसने इंतज़ार किए बगैर ही मोहब्बत के बंधन को इतनी आसानी से तोड़ दिया। मुझको सबा की सोच पर बहुत दुख हुआ, जबकि चची ने सबा से भी कहा कि जल्दबाजी ना करो, मैं तुम्हारा मसला हल करा दूंगी, बस थोड़ा सा सब्र और इंतज़ार कर लो। मगर उस लड़की को न जाने किस बात की इतनी जल्दी थी। सबा की बातों से भी आज़म ने हौसला न हारा और बड़ी हिम्मत से घर वालों का मुकाबला किया। उसने सबा की वालिदा और बड़ी बहन से भी बात की कि मैं साबित कदम हूँ, आप मेरा साथ दें और सबा के रिश्ते में जल्दी ना करें। मगर उन्होंने डांट कर मेरे भाई को भगा दिया। कहा कि सबा कहती है तुमने उससे दिल लगी की है, लिहाजा हम सबा की मंगनी कर रहे हैं, आज के बाद उधर का रुख मत करना। यूं उन सब लोगों ने मिलकर मेरे मासूम भाई को तबाही के रास्ते पर डाला और वो शदीद बीमार पड़ गया। मायूसी ने गोया उससे जीने की तमन्ना ही छीन ली। वो अपनी तालीम भी जारी ना रख सका। जब वालिद साहब ने बेटे की हालत देखी तो उनकी शफकत पितरी ने बिलाखिर जोश मारा। अब उनको एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने चचा से कहा कि आज़म अगर इस शादी पर रजामंद नहीं है तो ये तुम्हारी बेटी को खुश न रख सकेगा। मैं तुम्हारी लड़की की शादी अपने छोटे बेटे से किए देता हूँ। ये फैसला और भी हैरान कुन था, क्योंकि आसिम तो आज़म भाई से 6 बरस जबकि चची की बेटी से 13 बरस छोटा था। बाबा जान के इस फैसले से हम पर बिजली गिर गई। आज़म जो अभी तक अपने गम में डूबा हुआ था उसको होश आ गया। वालिद से कहा कि मेरे मासूम भाई को अपने भाई की मोहब्बत की भेंट ना चढ़ाएं। इससे तो बेहतर है कि मैं ही शादी कर लूं ताकि मेरे भाई की जिंदगी तो तबाह होने से बच जाए। अम्मी ने भी जुबान खोली, कहा कि मेरे होते आप मेरे मासूम बच्चे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते। आज़म के दिल पर जो गुजरी सो गुजरी, मगर उसने अपने छोटे भाई को कुर्बानी का बकरा ना बनने दिया। वालिद खुश हो गए। चचा की भी बातें खिल गईं कि अब जमीन घर में रहेगी, बंटवारा ना होगा। आज़म ने खुद को बर्बादी के घड़े में झोंक कर भाई का मुस्तकबिल बचा लिया, जो अभी सिर्फ 6ठी जमात का तालिबे इल्म था। तकदीर हम पर फिर भी मेहरबान ना हुई। एक दिन नहर में नहाते हुए मेरा छोटा भाई डूब गया। हमारे घर का चिराग गुल हुआ तो दिलों में अंधेरा भर गया। जिस भाई की खातिर आज़म ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई,
जब वही न रहा तो वो शादी क्यों करता। उसने मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया और एक दोस्त के साथ मुल्क की सरहद से निकल गया। वो दुखों से नजात चाहता था, लेकिन ये दुख तो साया बनकर उसके साथ साथ चलते थे। न जाने कितनी सौबतें बर्दाश्त करके खुशकी के रास्ते ईरान से तुर्की और आगे यूरोप को निकला। इसके बाद मुद्दतों उसकी कोई खबर न आई। बिलाखिर 15 बरस बाद एक वाकिफकार पाकिस्तान आया तो उसकी जुबानी पता चला कि वो इन दिनों स्पेन में है। वहां उसने फूल बेचे, होटलों में काम किया, जाने क्या क्या जतन किए पेट भरने की खातिर। मुसलसल हादसात का मुकाबला करते करते उसके आसाब शल हो गए। बरसों बाद जब वो वतन लौटा तो वो पहले वाला आजम ना रहा था। वो बिल्कुल बदल चुका था। अब उसको किसी से मोहब्बत ना रही थी। एक नासमझ और बेवफा लड़की की खातिर मेरा प्यारा भाई हमसे छिन गया और दूसरे को मौत ले गई और वालदैन के सदा शाद रहने वाले दिल नाशाद हो गए। आज अपने खानदान के हालात देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। आज हर कोई अपनी जगह अलग अलग जिंदगी बसर कर रहा है और हमारी गांव वाली हवेली जो कभी भरी पड़ी और कहकहों की आमाजगाह थी, वीरान पड़ी है। जमाना भी कैसी कैसी चाल चलता है, कभी करवट लेकर हमारे ख्वाबों के महल गिरा देता है। हम नहीं जान सकते और ना हम वक्त और ज़माने की चाल को समझ सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि औलाद पर जबर से कभी कभी खुद उन्हीं का नुकसान हो जाता है। अगर सबा मेरे भाई की शुरू में ही हौसला अफजाई ना करती तो यकीनन वो पीछे हट जाता। सबा की दिल लगी ने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। दोस्तों, बेशक दिल लगी ऐसे ही घर तबाह करती है, चाहे वो लड़के की तरफ से हो या लड़के की तरफ से। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।